Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we are going to discuss all the things related to the union budget, which is very important topic from the module B of IEIFS theoretical topic है, लेकिन डेफिनेटली इसके बेस पर आपको केस स्टडी भी मिल सकती है। केस स्टडी वीडियो को ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है अपने कोर्स में, वहां पर जाकर के आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट द फ्री एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द 4 पेपर्स ऑफ JAIIB, उसके लिए सिंपली आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, दैट इज JAIIB.learningsessions.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सिंपली वहां पर जाकर के साइन अप कीजिएगा एंड फर्दर स्टार्ट एक्सेसिंग द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फर्दर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं रिलेटेड टू JIIB CIB बैंक प्रमोशंस। तो आप पर्टिकुलरली फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फर्दर प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन एंड इट्स रिलेटेड टू द यूनियन बजट। यूनियन बजट बेसिकली एक एस्टिमेट होता है। क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है। ये एक स्टेटमेंट होती है जो एक एस्टिमेट देती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, इस पर्टिकुलर ईयर में उसका कितना खर्चा है, उसके पास कितने पैसे रिसीव हुए हैं। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? दैट्स रिलेटेड टू यूनियन बजट ओवर देयर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो नीति आयोग की कंसल्टेशन के साथ मिल करके यहां पर इसको बजट को प्रिपेयर करती है। एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो 1 फरवरी को पार्लियामेंट में यूनियन बजट को प्रेजेंट कर देते हैं। एंड अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो आपके पास रेवेन्यू बजट है, यानी कि आपका कितना रेवेन्यू हुआ उसके बारे में। कैपिटल बजट है, ठीक है। अब कैपिटल के बारे में आप तो जानते ही हैं, यानी कि जो बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, या फिर आपके रेलवे के ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस कर दिए। दोज आर पर्टिकुलरली व्हाट? दोज आर योर कैपिटल एक्सपेंसेस ओवर देयर, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट भी होती है। इसी तरह से रेवेन्यू की साइड पर देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट आपके कहां से होती है? आप टैक्स पे करते हो ना, तो वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप जीएसटी पे करते हो, वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो जो आप यहां पर इनकम टैक्स पे करते हो, व्हाट्स एवर द इनकम टैक्स वी पे, वो क्या बन जाता है? दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, वो आपके पास बन जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स बन जाता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स आप जीएसटी भी पे करते हो, ठीक है। आपने कोई गुड्स परचेज किया, आपने उसके ऊपर जीएसटी भी पे किया, तो आपका क्या बन जाता है? दैट्स योर इनडायरेक्ट टैक्स ओवर देयर। तो इसी के बारे में डिटेल में हम सारी चीजें समझने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास चीजें हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी है, उनको ध्यान से समझेंगे, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द कैपिटल रिसिप्ट। अब रिसिप्ट पर्टिकुलरली रेवेन्यू रिसिप्ट आपका वो कंपोनेंट है जो ना तो आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करता है और ना ही वो आपके एसेट्स जो है उनको यहां पर रिड्यूस करने वाला है। सो नाइदर ऑफ योर लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड एंड नोर ऑफ योर एसेट्स विल बी रिड्यूस्ड ओवर देयर। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने ऑलरेडी देखा दो कंपोनेंट रहते हैं, टैक्स रेवेन्यू रहता है एंड वी आर हैविंग द नॉन टैक्स रेवेन्यू विद अस। अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो मेरे पास दो तरह की चीजें हैं, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, अपनी जो भी कमाई थी उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट की फॉर्म में जा रहा है। एंड अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, आई बेसिकली पेड फॉर अ मशीन एंड फर्दर ये मशीन थी 100 रुपीज की, इसके ऊपर 18% मैंने साथ में जीएसटी भी पे किया। अब ये जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास तो नहीं गया, लेकिन एक पर्सन ने आगे, यानी कि जो सेलर था उसने आगे जमा करवाएगा, तो दैट्स रिलेटेड टू व्हाट? वो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा, राइट। एंड फर्दर उसके बाद बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लेंडिंग कर रखी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। आपको जो कंपनीज में आपने पैसे लगा रखे थे, गवर्नमेंट के पीएसयूज भी होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, अब उनके शेयर्स भी हैं। अब उन शेयर्स के बदले में, आपके शेयर्स के बदले में आपको प्रॉफिट का कंपोनेंट मिला, या फिर आपको यहां पर डिविडेंड का कंपोनेंट मिला, तो ये सब क्या हो गए? दीज आर आल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यूज ओवर देयर। आपको एक्सटर्नल ग्रांट मिल गई, यानी कि बाहर से कोई ग्रांट मिल गई, तो वो भी आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब ग्रांट को वापस करना नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, ग्रांट को वापस नहीं करना पड़ता। व्हाट्सएवर डेट यू हैव टेकन, वो आपको वापस करना पड़ेगा। एंड फर्दर इट कुड बी द केस आपको यूनियन टेरिटरी से पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब ये पैसा जो है वो पर्टिकुलरली आपको यूनियन टेरिटरीज पे कर रही है, ठीक है। तो वो भी क्या है आपके पास? वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब यहां पर कैपिटल रिसिप्ट के बारे में समझते हैं। देखिए कैपिटल रिसिप्ट वो पर्टिकुलर चीज होती है जो या तो आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करेंगी, आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर आपके एसेट्स जो हैं वो यहां पर रिड्यूस हो जाएंगे। दोज आर योर कैपिटल रिसिप्ट। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे एंड एग्जांपल्स के थ्रू आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। यानी कि वो गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स जिनके थ्रू या तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी या फिर आपका एसेट का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट ओवर दिया।
अब यहां पर आपके पास नॉन डेप्ट रिसिप्ट होती हैं। नॉन डेप्ट रिसिप्ट यानी कि मान लीजिए आपके पास रिकवरी हुई है, आपने यहां पर लोन दे रखे थे, क्या दे रखे थे, लोन दे रखे थे, एंड फर्दर वो आपको यहां पर रिसीव हो गए हैं। दोज आर योर कैपिटल रिसिप्ट, बट वो नॉन डेप्ट रिसिप्ट है क्योंकि आपने लोन नहीं लिया, आपने पर्टिकुलर लोन दिया था, उसकी रीपेमेंट आई है, उसकी रिकवरी हुई है। या फिर हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहां पर LIC के अंदर, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो आपके पास है कॉर्पोरेशन, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी। गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक था यानी कि जो हिस्सेदारी थी उसको यहां पर रिड्यूस कर दिया, तो अब यहां पर गवर्नमेंट को क्या मिला, पैसा मिला। जब पैसा मिला उस, अब गवर्नमेंट ने कोई लोन तो नहीं लिया ना, तो ये कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है, दिस इज द नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट ओवर देयर। अब इससे एसेट आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास LIC का लेट से एक एसेट था 1000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का, अब मैंने इसमें से 70% स्टेक अपना सेल कर दिया, तो मेरे को पैसा तो मिल गया, कितना मिल गया, 7000 करोड़ मुझे मिल गए। लेकिन ये यहां पर क्या है, इसके साथ जो मेरा एसेट का साइज था, व्हाट्स एवर द एसेट साइज आई वाज हैविंग, यानी कि जो 10,000 करोड़ का एसेट था, अब मेरी इसमें हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ की रह गई है, तो एसेट मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि कैपिटल रिसिप्ट पर्टिकुलरली आपकी क्या होती हैं, जो या तो आपके एसेट को डिक्रीज कर देंगी या आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देंगी। अब लायबिलिटी इंक्रीज करने वाला पार्ट अगला है, दैट इज अ डेप्ट रिसिप्ट ओवर देयर। आपने मार्केट से पैसा बोरो कर लिया, आपने या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स इशू कर दिए, या आपने ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिए, या फिर आपने बाहर से वर्ल्ड बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूट से आपने पर्टिकुलरली लेंडिंग आपने लोन ले लिया है, तो इसके साथ आपके ऊपर लोन इंक्रीज हो गया है। लोन इंक्रीज मतलब लायबिलिटीज यहां पर हमारे पास क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। इस पर्टिकुलर केस में देखें तो एसेट्स मेरे पास यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, एंड सेकंड वाले केस में देखें तो लायबिलिटीज मेरे पास यहां पर डिक्रीज हो रही हैं। सो दिस इज पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्ड, दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट ओवर देयर। तो आई होप कि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट के बीच में तो अच्छे से डिफरेंस पता लग गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपेंडिचर ओवर देयर। अब एक्सपेंडिचर भी मेरे पास दो तरह का होता है, एक होता है मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ मेरे पास ना तो कोई एसेट क्रिएट होगा, ना ही मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर देयर। लेट्स से द केस मैंने कोई लोन ले रखा था, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करी है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस ओवर देयर। तो वो पर्टिकुलरली उसके साथ मेरी कोई एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करी है। इसी तरह से हो सकता है कि आपने सब्सिडीज पेमेंट करी हो, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दे रहे हो, फूड के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर सब्सिडी दी गई है, वो भी पर्टिकुलरली मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। एंड इसी तरह से अगर कोई ग्रांट हम दे रहे हैं यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वहां पर भी आपका कोई एसेट नहीं बन रहा, आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, वो भी क्या है, दैट्स आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंस ओवर देयर। आप पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, या पुलिस का खर्चा उठा रहे हो, सोशल सर्विस स्कीम चला रहे हो, या फिर यूनियन टेरिटरीज के ऊपर पैसा लगा रहे हो बिना किसी लेजिस्लेचर के, यानी कि कोई लेन देन वाली भावना नहीं है, सिंपली पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर क्या है, आपके एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन देयर इज नो पर्टिकुलर लायबिलिटी और पर्टिकुलर एसेट चेंज। आपका लायबिलिटी और एसेट चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जहां कहीं भी एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे बस पर्टिकुलर रिसिप्ट है, चाहे एक्सपेंस है, दैट्स काइंड ऑफ रेवेन्यू इन नेचर, राइट। एंड फर्दर इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जब मैं करूंगा तो या तो मेरा एसेट बनेगा या फिर मेरा जो लायबिलिटी पार्ट है वो कम होगा। लेट्स से द केस कि मैंने एक ECB ली, बीइंग अ गवर्नमेंट हमने एक ECB ली, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ली, दैट वाज अमाउंटिंग 750 मिलियन USD ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर अब हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट जो था वो इसका वापस कर दिया, लेट्स से वी पेड 300 मिलियन USD, ये हमने यहां पर अमाउंट पे कर दिया। सो दैट मींस व्हाट, कि हमारी जो लायबिलिटी जो पहले यहां पर 750 मिलियन USD की थी, वो अब यहां पर रिड्यूस होकर कितनी रह गई है, 450 मिलियन USD रह गई है। तो इसके साथ अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरा जो लोन कंपोनेंट था वो डिक्रीज हुआ। कहने का मतलब है कि जो मेरा लायबिलिटी थी वो यहां पर डिक्रीज हुई है। और इट कुड बी द केस कि मैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा हूं, तो उसके थ्रू मेरा एसेट यहां पर क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को, कोई कंपनी थी, गवर्नमेंट ने उस कंपनी को अंडरटेक कर लिया, उसमें शेयर होल्डिंग अपनी इंक्रीज कर दी, तो उसके साथ क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ तो एक्सपेंस ही, गवर्नमेंट को पैसा तो देना पड़ा, लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट का जो एसेट था वो क्रिएट हो गया, यानी कि एसेट इंक्रीज हो गया, ठीक है।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में आपके पास जो एसेट है वो या तो इंक्रीज होगा या फिर जो आपकी लायबिलिटी है वो यहां पर डिक्रीज होगी। तो चाहे आप डिफेंस के ऊपर पैसा लगा रहे हो, चाहे आप पब्लिक एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट्स को लोन दे रहे हो, एंड चाहे आप फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन दे रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है, दीज ऑल आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर देयर। अब कैपिटल जो होता है, कैपिटल की टाइप को समझिएगा कि जो भी कैपिटल आपका टाइप होता है दैट इज एक्चुअली फॉर द लॉन्गर टर्म, ये आपका लंबे समय के लिए होता है। जबकि जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, सो ओवर हेयर इट्स फॉर द शॉर्टर टर्म ओवर देयर, ये यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओवर हियर, एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी बात करते हैं रिलेटेड टू डेफिसिट कंसेप्ट, यानी कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है। लेट्स टेक अ केस एग्जांपल कि मुझे एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए चाहिए थे ₹100, बट मेरे पास है ₹85 ओनली। सो व्हाट विल बी द डेफिसिट अमाउंट, इट विल बी 100 - 85 दैट इज इक्वल टू ₹15 का मेरे पास यहां पर डेफिसिट है, यहां पर कमी है यहां पर, ठीक है। तो ये अमाउंट, जैसे मान लीजिए मैंने खर्चा करना था ₹100 का, लेकिन मेरे पास रिसीव हुआ है ₹85, सो दैट इज पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज द डेफिसिट ओवर देयर। एंड फर्दर फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर ईयर में मैंने सोचा होगा कि मेरा ये एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, चाहे मेरे पास कोई पर्टिकुलर मेरे पास रिसिप्ट आई थी, चाहे मैंने यहां पर पर्टिकुलरली मेरे पास यहां पर जो लोन मैंने ले रखे थे, उन सभी को निकाल करने के बाद भी कुछ एक पॉइंट पैसा ऐसा था जो मैं यहां पर मेरे पास कमी थी, वो मेरे पास क्या होगा, दैट विल बी द फिस्कल डेफिसिट, राइट। लेट्स से केस कि यहां पर इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि ₹50 मेरे अपने थे प्लस ₹40 का मैंने लोन ले लिया, एंड फर्दर ₹40 का यहां फिर लेकर चलिएगा कि ₹50 मेरे अपने थे, एंड फर्दर आपने यहां पर ₹20 का लोन ले लिया, ठीक है। ₹20 का आपने लोन ले लिया, एंड ₹15 मुझे यहां पर कोई सब्सिडी या ग्रांट वगैरह मिल गई, तो अल्टीमेटली ये ₹85 मेरे पास बन गए, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए थे कितने, ₹100 चाहिए थे। तो ये जो अमाउंट अभी भी शॉर्ट है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी माय फिस्कल डेफिसिट ओवर देयर। एंड अगर इसको फॉर्मूला वाइज समझते हैं तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने करना था माइनस जो भी टोटल रेवेन्यू आपके पास हुआ, लेकिन बोरोइंग का पार्ट इसमें इंक्लूड ना करो, ठीक है। बोरोइंग जो होती है उसको इंक्लूड ना करो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। यानी कि जब हमने पर्टिकुलरली फिस्कल डेफिसिट की बात करनी है ना, तो ध्यान रखेंगे, तो यहां पे ₹20 वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो आपका नॉन डेप्ट रिसिप्ट है आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, जो आपकी एक्सटर्नल ग्रांट्स आपको मिली हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन डेप्ट रिसिप्ट को आप इसमें काउंट नहीं करोगे। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर फिस्कल डेफिसिट ओवर देयर, राइट। एंड रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, जो आपके पास एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू यानी कि रूटीन के, मान लीजिए 12 महीने में जो खर्चा करना है, अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, अब मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट कम थी लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा था, तो वो मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ओवर देयर, अब मान लीजिए कि मेरा जो टोटल खर्चा था वो यहां पर था ₹100 का, मेरे पास जो रेवेन्यू रिसिप्ट आई, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट जो आई मेरे पास, वो आई मेरे पास लेट्स से ₹60 की, एंड फर्दर ₹20 की मेरे को यहां पर ग्रांट्स भी मिल गई हैं। ₹20 की क्या मिल गई हैं, वी गॉट द ग्रांट्स, ग्रांट्स को वापस नहीं करना होता, ठीक है। तो ये ग्रांट मेरे को मिल गई है, तो अल्टीमेटली क्या रहा, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी, ये मेरा टोटल क्या बन जाएगा, दिस विल बी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात की थी तो हमने यहां पर ग्रांट्स की बात नहीं करी थी, लेकिन जब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी, सो दैट्स रिलेटेड टू, अब ग्रांट्स की बात भी बीच में लेके आते हो, राइट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आपके पास डिफरेंस रहेगा फिस्कल डेफिसिट का एंड जो अपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी होंगी उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, दैट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, एंड इनके ऊपर आपको केस स्टडी भी पूछी जा सकती है, एंड इसके रिलेटेड जो केस स्टडी है दैट्स ऑलरेडी कवर्ड इन आवर कोर्स, तो वहां पर जाकर के आप उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर इफ यू वांट द वीडियो फॉर द सेम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स फॉर द बजट 2023-2024। तो एक अमृत काल का विजन यहां पर रखा गया था कि टेक्नोलॉजी हम एंड फॉर द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है उसको बढ़ावा देंगे, ताकि जो हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर है उसको आगे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, पब्लिक फाइनेंसेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए, हम यहां पर सिटीजन्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ताकि जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो, एंड हमने यहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक यहां पर स्टेबिलिटी, यानी कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन को आप टाइप करना चाहते हो,
उसको कर्ब करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू कर्ब द इन्फ्लेशन ओवर देयर। तो वो सब चीजें किसमें आती हैं, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू ये सारे के सारे विजन हमारे अमृतकाल में आते हैं। उसके बाद बात आती है सप्तऋषि की। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे को दी एक प्रायोरिटी लिस्ट एंड इसमें 7 चीजें थी, ठीक है। जैसे सप्तऋषि के केस में 7 स्टार्स होते हैं ना, उसी केस में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 प्रायोरिटीज दी बजट के बीच में कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, यानी कि सभी की इकट्ठी डेवलपमेंट करनी है एंड हमने यहां पर सभी अपनी चीजों को फुलफिल करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें यहां पर अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना है, हमें यहां पर ग्रीन ग्रोथ यानी कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, हमें यूथ को इंपावर करना है, फाइनेंशियल सेक्टर को और रॉबस्ट बनाना है। सो दीज वर द प्रायोरिटीज व्हिच वर गिवन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो 7 प्रायोरिटीज वर गिवन, दिस इज सेड टू बी सप्तऋषि। अब फर्दर बात आती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। तो यहां पर बजट में कहा गया कि क्रेडिट गारंटी दी जाएगी एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, साथ ही साथ सीपीसी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाए गए ताकि यहां पर सेंट्रलाइज्ड यहां पर जो वेरियस टाइप के फॉर्म्स हैं उनकी हैंडलिंग आपकी सेंट्रल वे में सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हो पाए। एंड साथ ही साथ यहां पर एनएफआईआर को सेटअप किया गया। एनएफआईआर क्या है, दिस इज नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री ओवर देयर, यानी कि सेंट्रल एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, चाहे फाइनेंशियल से मिलती जुलती आपकी एंसिलरी इंफॉर्मेशन है, उस सभी का एक नॉलेज डेटाबेस आपके पास क्रिएट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ हम यहां पर चाहते थे कि आपकी जो गवर्नेंस है यानी कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वहां पर हो पाए, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। एंड साथ ही साथ यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए यहां पर ध्यान दिया जाएगा। अब इसी के तहत आपके पास डिफरेंट जो चीजें हैं उनको और इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है ताकि वर्ल्ड वाइड इनकी इंटीग्रेशन यहां पर की जा सके। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीआई नहीं आता, साथ ही साथ यहां पर जैसे हमारा रुपे कार्ड हो गए, यानी कि डिजिटल पेमेंट के जो भी माध्यम है हमने उनको और ज्यादा बेटर बनाना था। एंड साथ ही साथ इसमें महिला सम्मान बचत पत्र को इंट्रोड्यूस किया गया जो वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है वुमेन के लिए, राइट। तो उसको भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। सो दैट विल बी एक्चुअली बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। एंड एज आई टोल्ड यू दैट द फुल कोर्स इज ऑलरेडी अवेलेबल, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ईपीडीएस सब चीजें मिलने वाली हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू द फ्री पीडीएस ओवर देयर तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जो यहां पर हमने नोट डाउन कर रखी है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहां पर विजिट कर लेना है एंड फर्दर वहां पर जाकर सिंपली साइन अप करना है एंड फर्दर यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द पीडीएफ्स ओवर देयर। यू कैन आल्सो बी डाउनलोडिंग our Android application which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you're iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT. तो organization code जो है that is GEGKT जो कि आपको iOS application के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, right? So that would be all. Thank you so much and see you again in the next video.